नमस्कार। आज फिर एक नए टॉपिक्स के साथ हम आए हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट। तो स्टार्ट करने से पहले जो लोग पहली बार इस टॉपिक को मेरे चैनल के थ्रू वॉच कर रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें क्योंकि नोटिफिकेशन भी आपको उसी के थ्रू मिलेगी। स्टार्ट करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट। आज हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है या कौन कौन सी ऐसी क्वालिटी है जिसके थ्रू एक परीक्षण को हम एनालाइज करते हैं कि वह परीक्षण या वह टेस्ट गुड क्वालिटी को एक्सेप्ट करता है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि गुड क्वालिटी के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो फर्स्ट है ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, नॉर्म्स एंड प्रैक्टिकलिटी। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिविटी की। तो पहले ये तो जानना आवश्यक है कि ऑब्जेक्टिविटी है क्या। ध्यान दीजिएगा, किसी भी टेस्ट की ऑब्जेक्टिविटी का होना बहुत ही आवश्यक होता है। और ऑब्जेक्टिविटी क्या है? ऑब्जेक्टिविटी इंटरपर्सनल एग्रीमेंट है। इंटरपर्सनल एग्रीमेंट जिस टेस्ट में होता है वो एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, या जिस आइटम में या जिस एकांश में इंटरपर्सनल एग्रीमेंट होगा वह ऑब्जेक्टिव टेस्ट कहा जाएगा। दूसरी विशेषता होती है कि किसी भी आइटम में विदाउट किसी विश या विदाउट किसी प्रेजुडिस या विदाउट किसी बैस का होना चाहिए। जो आइटम बिना किसी विश या बिना किसी प्रेजुडिस या बैस के होंगे तो ऐसे टेस्ट को हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट कहेंगे। अब हम बात करेंगे या जानने की कोशिश करेंगे किसी भी टेस्ट में ऑब्जेक्टिविटी कितने प्रकार की हो सकती है या किस प्रकार से हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फर्स्ट है ऑब्जेक्टिविटी ऑफ आइटम और दूसरा है ऑब्जेक्टिविटी ऑफ स्कोरिंग। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी ऑफ आइटम या ऑब्जेक्टिविटी ऑफ स्कोरिंग केवल टेस्ट के लिहाज से हम बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द आइटम्स का मीन होता है किसी भी आइटम से हर व्यक्ति वही मीन्स निकाले जो उस आइटम्स को कंस्ट्रक्ट करने वाले ने फ्रेम किया है। उसका प्रत्येक व्यक्ति वही अर्थ निकाले जो उस आइटम को बनाने वाले ने माइंड मेकअप करके उस क्वेश्चनेयर में रखा है। दैट मीन्स एक्स पर्सन आइटम्स का जो मीन निकालता है वही वाई पर्सन भी आइटम्स का मीन निकाले। आइटम में जो है वेगनेस नहीं होनी चाहिए, क्लियरिटी होना चाहिए, या आइटम्स क्लियरिटी के साथ देखा जाना चाहिए। और यह तभी संभव है जब आइटम्स एनालिसिस किया गया हो। ऑब्जेक्टिविटी द आइटम्स को निर्धारित करने के लिए अगला स्टेप होता है लीडिंग एंड लोडेड क्वेश्चन नहीं होना चाहिए और न ही इमोशनली चार्ज वर्ड रखे जाने चाहिए। लोडेड क्वेश्चंस का मीन होता है किसी भी टेस्ट में इमोशनली चार्ज वर्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि इमोशनली चार्ज वर्ड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टेस्ट के अंतर्गत नहीं आते। सेकंड है ऑब्जेक्टिविटी ऑफ स्कोरिंग। इसमें स्कोरिंग के लिए आंसर प्रिपेयर होना चाहिए। हर क्वेश्चन का मार्क्स दिया होना चाहिए और यदि सही क्वेश्चन है तो मार्क्स दिया जाना चाहिए, गलत है तो काट लिए जाने चाहिए। इसमें ऑब्जेक्टिविटी ऑफ स्कोरिंग को लाना आवश्यक है। दूसरी जो क्वालिटी है वो रिलायबिलिटी है। पहले अभी आपने समझा, कॉन्सेप्ट क्लियर किया ऑब्जेक्टिविटी, और जो दूसरी क्वालिटी है वो रिलायबिलिटी या विश्वसनीयता। किसी भी
टेस्ट को गुड टेस्ट कहे जाने के लिए उसकी रिलायबिलिटी आवश्यक रूप से ज्ञात की जानी चाहिए। रिलायबिलिटी का मीन्स है कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर। जब स्कोर में कंसिस्टेंसी होगी तो उसे हम कहेंगे कि वह टेस्ट रिलायबल है। कंसिस्टेंसी 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है टेम्पोरल कंसिस्टेंसी। इसका मीन्स है जब किसी टेस्ट को उपयुक्त सैंपल पर जनरली 14 डेज के अंतराल पर दो बार उस पर अप्लाई किया जाए और उन दोनों के स्कोर को मेजर किया जाए, यानी बिफोर 14 डेज और आफ्टर 14 डेज। जब हम दोनों के स्कोर को मेजर करके कोरिलेशन ज्ञात करते हैं तो उसमें जो हाईएस्ट कोरिलेशन पाया जाएगा उसका मीन्स है टेम्पोरल कंसिस्टेंसी हाई है। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी टेस्ट को हमने आज एडमिनिस्ट्रेट किया है और 14 डेज बाद एडमिनिस्ट्रेट किया है तो दोनों ही टेस्ट के स्कोर को मेजर करके हम कोरिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं और सपोज देन कोरिलेशन हमारा 0.79 आता है या 0.89 आता है तो हम कह सकते हैं कि ये अर्थात टेम्पोरल कंसिस्टेंसी इसमें पाई गई है। यह टेस्ट जो है इस प्रकार के से रिलायबल टेस्ट है। दूसरी रिलायबिलिटी की बात करें तो इंटरनल कंसिस्टेंसी है। इंटरनल कंसिस्टेंसी विद इन द टेस्ट, इंटरनल कंसिस्टेंसी यानी विद इन द टेस्ट कंसिस्टेंसी है कि नहीं यह जानने के लिए ज्ञात किया जाता है या मेजर किया जाता है। इंटरनल कंसिस्टेंसी मेजर करने का जो तरीका है वह यह होता है कि किसी भी टेस्ट के ऑड एंड इवन आइटम्स को हम सेलेक्ट करते हैं और ऑड आइटम्स तथा इवन आइटम्स के स्कोर के बीच कोरिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं और यह कोरिलेशन अच्छा आता है तो हम कहेंगे कि इस टेस्ट की इंटरनल कंसिस्टेंसी गुड है। दूसरा प्रोसेस यह भी हो सकता है कि किसी भी टेस्ट में यदि 100 आइटम्स हैं तो 100 आइटम्स में से 50 आइटम्स के स्कोर को मेजर करके ग्रुप 1 तथा 50 आइटम्स को मेजर करके यानी नेक्स्ट 50 आइटम को मेजर करके हम ग्रुप 2 में डिवाइड कर देते हैं, दोनों के बीच कोरिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं। तो इससे भी इंटरनल कंसिस्टेंसी का पता चलता है। यदि वह कोरिलेशन अधिक आता है, फॉर एग्जांपल 0.90 या 0.94 या 0.78 या 0.74 इत्यादि इस तरह के स्कोर आते हैं तो उसे हम कहेंगे कि इस टेस्ट की इंटरनल कंसिस्टेंसी पाई गई है और टेस्ट रिलायबल है। जब दोनों ही प्रकार की कंसिस्टेंसी यानी टेम्पोरल कंसिस्टेंसी और इंटरनल कंसिस्टेंसी एस्टैब्लिश कर दी जाती है तो फिर ये मान लिया जाता है कि वह टेस्ट रिलायबल है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है वैलिडिटी या वैधता। तो वैधता क्या है? उस टेस्ट की होती है वैधता तो गुड होनी चाहिए। वैधता उस टेस्ट की, यदि हम जिसकी रिलायबिलिटी ज्ञात कर रहे हैं तो वैधता उसकी क्या होनी चाहिए? गुड होनी चाहिए। वैधता या रिलायबिलिटी से मीन्स होता है कि टेस्ट जिस उद्देश्य या टारगेट को लेकर कंस्ट्रक्ट किया गया है वही वो मेजर कर रहा है तो वह वैलिड टेस्ट है और नहीं कर रहा है तो वो वैलिड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी टेस्ट को मैथमेटिक्स अचीवमेंट को मेजर करने के लिए बनाया गया है तो वो उससे मेजर कर रहा है कि नहीं। अदर सब्जेक्ट का अचीवमेंट तो नहीं मेजर कर रहा है। यदि मैथमेटिक्स का मेजर करता है तो वह वैलिड टेस्ट है
और नहीं कर रहा है तो वैलिड टेस्ट नहीं है। तो इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि द टेस्ट इज द वैलिड टेस्ट, अर्थात मेजर करने वाला टेस्ट में वैधता पाई गई है। वैलिडिटी एस्टैब्लिश करने के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर वो है कि वो टेस्ट के एक्सटर्नल क्राइटेरिया यानी बाह्य कसौटी के आधार पर या के साथ कोरिलेट किया जाता है। यदि हम इंटेलिजेंट टेस्ट की बात करें या इंटेलिजेंस टेस्ट बना रहे हैं तो हम देखेंगे कि जो गुड टेस्ट मौजूद हैं हमारे देश में, टेस्ट के साथ उसका कोरिलेशन ज्ञात किया जाता है। और केयर करने वाली बात यह है कि जो दूसरा टेस्ट भी उसी प्रकार का होना चाहिए, यानी जो हम बना रहे हैं, जो पहला टेस्ट आप तैयार कर रहे हैं, यानी जो हमने बनाया है, दूसरा टेस्ट जो हमारे यहाँ हमारे देश में जो मौजूद है गुड टेस्ट, वह भी उसी प्रकार का होना चाहिए। मीन्स जो पहला टेस्ट मेजर कर रहा है और उन दोनों टेस्ट के बीच में कोरिलेशन एस्टैब्लिश किया जाता है, यदि वो हाई कोरिलेशन आता है तो हम कह सकते हैं कि वह टेस्ट वैलिड टेस्ट है। फोर्थ है नॉर्म्स या मानक। एक गुड टेस्ट के लिए नॉर्म्स एस्टैब्लिश करना बहुत आवश्यक है। नॉर्म्स की बात करें तो यह एवरेज स्कोर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है, जो कि उसका एवरेज स्कोर होता है, उसी को ही हम नॉर्म कहते हैं। तो एक गुड टेस्ट बनाने के लिए हमें नॉर्म एस्टैब्लिश करना पड़ता है और उस नॉर्म को फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है प्रैक्टिकलिटी। प्रैक्टिकलिटी गुड टेस्ट के लिए बहुत आवश्यक है। इससे मीन्स होता है कि कोई टेस्ट जिसे आपने बनाया है, यदि आपने उसे रिसर्च में लाया है या यूज़ किया है तो उसकी कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। पहली क्वालिटी उस टेस्ट की होती है कि प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन। यदि उस टेस्ट को हम प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन योग्य हो, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, तो ऐसे टेस्ट को कहेंगे कि वह प्रैक्टिकल टेस्ट है, व्यवहारिक टेस्ट है। और दूसरी क्वालिटी जो होती है वो स्कोरिंग वेल डिफाइन होनी चाहिए। स्कोरिंग वेल डिफाइन होनी चाहिए, अर्थात उस टेस्ट की स्कोरिंग परफेक्ट होनी चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी टेस्ट की ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, नॉर्म और प्रैक्टिकलिटी यदि हमने ज्ञात कर ली है, वो परफेक्ट है, तो वह एक गुड टेस्ट की कैटेगरी में आता है। तो मुझे लगता है कि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट, एक अच्छी परीक्षण, एक क्वालिटेटिव टेस्ट की बात जब हम करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा। थैंक्स।